So starting with the chapter aggregate demand, जो कि बच्चों आपका आएगा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, तीनों चैप्टर्स मिला करके आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होगा, जिसमें कि आपके 3 चैप्टर्स मिलेंगे आपको, जो कि पूरे होंगे 12 मार्क्स के। इसमें से कि 12 मार्क्स में आपकी 6 मार्क्स की थ्योरी, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। So it could be 4 marks numerical also and 8 marks theory. It could be anybody, but the numerical will be there because in the past 4 to 5 years numericals are there from this chapter. तो बच्चों ये बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12 मार्क्स कम नहीं होते, 10 मार्क्स आपके होंगे इसके नेशनल इनकम के और 12 मार्क्स आपके यहाँ पे कैरी करेंगे। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा वो है एग्रीगेट डिमांड, दैट इज एडी, आल्सो नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं बेटा कि पूरी इकोनॉमी किस स्टेज पर अपना इक्विलिब्रियम अटेन करती है। जैसे हमने क्लास 11 में चैप्टर्स पढ़े थे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर कहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम अटेन करता है, जहाँ पे वो अपना पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे करता है, जहाँ पे वो अपना सामान बेच करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करता है। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी किस स्टेज पर अपना इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है, उस स्टेज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और उस डिटर्मिनेशन को पढ़ने के लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जितने लोग चीजें डिमांड कर रहे हैं सबको वो सप्लाई हो रहा है, सारी की सारी जरूरतें लोगों की पूरी हो रही है, दैट इज नोन एज अ स्टेज ऑफ द इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए, उसको अटेन करने के लिए हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है एडी, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मींस एक देश में एक साल के अंतर्गत कितने गुड्स और कितने सर्विसेज डिमांड किए जाते हैं, मांगे जाते हैं, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। हाउ मेनी गुड्स एंड हाउ मेनी सर्विसेज आर बीइंग डिमांडेड इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। इस एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कहाँ से ये डिमांड निकल करके आती है? पहला कंपोनेंट इसका है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पे आता है नेट एक्सपेंडिचर। तो 4 जगह से ये डिमांड हमारी कंस्टिट्यूट होती है, बनती है। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ? जितने भी देश में हाउस होल्ड है, जितने भी देश में घर है, वो कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज को डिमांड कर रही है। खाली डिमांड करने से खाने की चीजें डिमांड कर रहे नहीं है, आप घर में सोफे की डिमांड कर रहे हैं, बिजली की डिमांड कर रहे हैं, इंटरनेट की डिमांड कर रहे हैं, वाईफाई की डिमांड कर रहे हैं, अप्लायंसेस की डिमांड कर रही है, कोई सर्विसेज की डिमांड कर रही है, डॉक्टर की, टीचर की, डांसर की, ना किसी भी चीज की डिमांड कर रही है। तो आप जितना भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज एक साल के अंतर्गत डिमांड करी जाती हैं, वो कहलाता है, पहला कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बच्चों, जब हम पैसे को खर्च करते हैं और पैसा कमाने के लिए, यूज करते हैं और पैसा कमाने के लिए, सेव नहीं कर रहे हैं हम उसको अलग से एफडी या एलआईसी की पॉलिसी नहीं कर रहे हैं, जब हम उसको यूज कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, अपनी स्टडीज में लगा रहे हैं या शेयर्स में लगा रहे हैं, जहाँ से हम और पैसा अर्न करने की, उसको यूज करके और पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि विदाउट प्रॉफिट मोटिव होता है। विदाउट प्रॉफिट मोटिव, उससे आपको पैसा प्रॉफिट अर्न हो या ना हो, ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। अब जाहिर सी बात है, आप और मैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं ना जहां पर पैसा अर्न नहीं हो रहा, तो इसे कौन करेगा? वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करेगी। तो autonomous investment is the investment which is without profit motive,
और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि किससे होता है, प्रॉफिट मोटिव से होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं आपको तो होना चाहिए मुझे रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कि प्रॉफिट मोटिव से होता है, प्रॉफिट ज्यादा है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, प्रॉफिट कम है तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी कम है। तीसरी जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है दैट इज द कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का, दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है कमोडिटीज पे के ऊपर, जैसे कि सरकार लोगों को सैलरी बांटती है, डिफेंस पर पैसा खर्च करती है, लॉ एंड ऑर्डर पर पैसा खर्च करती है, सब्सिडीज पर पैसा खर्च करती है, जितना भी सरकार गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रही है, खर्चा कर रही है, वो सब इसकी तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंट है एग्रीगेट डिमांड का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फोर्थ कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हम कितनी चीजें डिमांड कर रहे हैं विदेशियों की माइनस वो लोग हमारी चीजों की कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो कहलाता है इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हमारे पास में आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जो है तीन चार चीजें हैं जिनसे हम कमोडिटी की डिमांड कॉन्स्टिट्यूट होती है, एग्रीगेट डिमांड बनती है। नाउ दिस एडी इज हैविंग फोर कंपोनेंट C plus I plus G plus X minus M, ये चार कंपोनेंट। लेकिन जब हम आगे इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए आगे चलते हैं तो हम एग्रीगेट डिमांड की सिर्फ दो कंपोनेंट लेते हैं, पहले वाले C plus I में भी सिर्फ ऑटोनोमस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आपका क्लास 12 का सिलेबस बस यहीं तक रेस्ट्रिक्ट है कि आप इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी मानिए और उसके हिसाब से आपके पास में एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ दो कंपोनेंट आते हैं C plus I, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लोग कंज्यूम कर रहे हैं और I इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज विद द गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो अपने आगे इक्विलिब्रियम के लिए आप क्या देखते हैं, AD इक्वल्स टू C plus I। हाँ, लेकिन अगर आप वैसे आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड फॉर द कंपोनेंट्स, तो आप सिर्फ दो कंपोनेंट नहीं समझाएंगे, आप चारों के चारों कंपोनेंट समझाएंगे जब स्पेशल कहा गया व्हाट आर द कंपोनेंट्स। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम के लिए आगे चलते हैं, जब आपको कहा था इक्विलिब्रियम अटेन करना है, उसके लिए स्केल के अगले उसके क्वेश्चन अलग होते हैं, तो उसके लिए आपने सिर्फ एडी के दो ही कंपोनेंट लेने हैं C plus I। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब हम थोड़ा सा इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कुछ इसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे इस एग्रीगेट डिमांड के। So AD is equal to C plus I। तो यहाँ पर हमें स्टडी करनी है C की भी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं कि जो C है वो किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चों, कंजम्पशन मेनली किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका इनकम के ऊपर। आप कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम लोग कैसे घर में रहते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसा हम खाना खाते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, ये सब कुछ किस पे निर्भर करता है, हमारी इनकम पे। जाहिर सी बात है जो रिच पर्सन होगा उसके रिच फ्रेंड्स होंगे, जो मीडियम होगा उसके मीडियम होंगे, तो सब कुछ हमारी इनकम पर निर्भर करता है कि हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली कैसी है। तो इनकम को बच्चों में डिनोट करते हैं Y से, कंजम्पशन को C से। इनकम को I से इसलिए नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने I ले लिया है, तो इसलिए इनकम को डिनोट कर रहे हैं Y से। अब देखिए अगर इनकम जीरो होती है तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है, ऐसा कभी नहीं होता कि इनकम अगर मेरी जीरो है तो कंजम्पशन भी जीरो है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर रहता है, और इस कंजम्पशन को हम नाम देते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, अब इनकम बढ़ी, इनकम हो गई 100, कंजम्पशन के साथ में बढ़ेगा 100, इनकम और बढ़ेगी, कंजम्पशन और बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा इनकम के बढ़ने का रेट ज्यादा होता है, कंजम्पशन के बढ़ने का रेट कम होता है। जब आपकी इनकम बढ़ती है ना तो आप सारा का सारा पैसा कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते, आप कुछ पैसा सेव भी करते हैं। 300, 200, 400, 250, 500, 300। तो ये क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन का शेड्यूल। अब आगे हम लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट चलती आएगी, जो कि क्या कहलाएगी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट के द्वारा, भले इनकम जीरो है भले इनकम ज्यादा, ये कांस्टेंट लेकर के हम चलते हैं। हमने लिया है 100, इस सभी लेवल पर 100 चली आ रही है, और इसके बाद में हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करेंगे, दैट इज C plus I, 150, 200, 250, 300, 350, 400। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, इनकम और एडी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 3, 4, 5। तो
देखिए 0 पर कितनी है ये 150, 100 पर 200, 200 पर 250, 300 पर 300, at 400 this is 350, and at 500 this is 400. So this is the diagram of aggregate demand. तो इसकी observations देखिए, AD equals to C plus I. Second, positive consumption even when income level is 0. कुछ ना कुछ consumption जरूर रहता है, भले ही income 0 है. Consumption curve is positively slope, क्योंकि हम यहाँ पे इसको income से relate कर रहे हैं. Okay? और स्लोप ऑफ ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट कर्व यहाँ पे बनाया, मैंने बनाया नहीं है. इन्वेस्टमेंट कर्व हमारा कांस्टेंट चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है. इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी कर्व इज सी प्लस आई. एडी कर्व हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होगा, क्योंकि जीरो लेवल का भी ना तो कंजम्पशन जीरो हुआ है ना ही इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये तो था हमारा एग्रीगेट डिमांड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. अब हमने क्या पढ़ना है आगे बच्चों, जो कि एडी है ना इक्वल्स टू सी प्लस आई. हमने सी की डिटेल स्टडी करनी है. ठीक है, सी की हमने अब डिटेल स्टडी करनी है, और जब हम इसकी स्टडी करते हैं सी की, तो इसको हम नाम देते हैं कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. This is known as study of C, consumption function. अब इसे consumption function नाम क्यों दिया गया है? Consumption यानी कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना. फंक्शन का मतलब होता है बच्चों प्रोसेस. जो काम एक प्रोसेस में चलता है उसको फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि फंक्शन आपके स्कूल में फंक्शन है, सब कुछ प्रोसेस में चलता है. कब पहले चीफ गेस्ट आएंगे, फिर स्पीच होगी ना कुछ, यानी कि हर एक चीज जो प्रोसेस में चल रही है. जैसे फंक्शनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए तो कितने बीमार पड़ जाते हैं. तो फंक्शन मतलब जो चीज प्रोसेस में चलती है, एक सिस्टम से चलती है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन. तो कंजम्पशन फंक्शन में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे. तो बच्चों आपने अभी बताया कि जो हमारी कंजम्पशन है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी इनकम के ऊपर. हम उसी शेड्यूल को कंटिन्यू करेंगे और यही शेड्यूल लेंगे. जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है 50, 100 पर 100, इस तरीके से हमने इनकम को 100 बढ़ाया, जबकि कंजम्पशन हमने कितना बढ़ाया 50 रेज किया है. और ये क्या डिपेंड करता है कि जब भी हमारी इनकम 0 होती है तभी कुछ ना कुछ कंजम्पशन जरूर करते हैं. लेकिन अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, लेकिन उस स्थिति में इनकम के बढ़ने का रेट ज्यादा होता है और कंजम्पशन के बढ़ने का रेट कम होता है. अब इस कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो पार्ट्स होते हैं, दो तरीके की होती है ये. पहला यहाँ पे आता है एपीसी और दूसरा आता है एमपीसी. बेटा पढ़ लिया तो फिर घर बैठो, जस्ट बी क्वाइट, आसान से स्ट्रेट पढ़ लिया, घर बैठ गया आराम से. कंजम्पशन फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एपीसी एंड एमपीसी. ठीक है, APC means average propensity to consume and MPC means marginal propensity to consume. Okay? Average propensity to consume and marginal propensity to consume. So APC क्या बताता है, C upon Y, यानी कि एक रेशो कितनी इनकम पर मेरा कितना कंजम्पशन होता है वो कहलाता है APC. द कितनी इनकम पर कितना कंजम्पशन चल रहा है, दैट इज नोन एज एपीसी. अब देखिए यहाँ पे एपीसी को कैलकुलेट करूंगी, जो एक रेशियो है ये, सी अपॉन वाई. 50 अपॉन 0 कितना आएगा, इंफिनिट. 100 अपॉन 100 1, 150 अपॉन 200 5 3 15, 5 20, 3 अपॉन 4 0.75, 2 अपॉन 3 0.67. ठीक है, और 3/5.6. ठीक है, तो एपीसी क्या है देखिए, एपीसी इज द प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कि कितनी इनकम पर मेरा कितना कंजम्पशन होता है वो कहलाता है एपीसी. ये देखिए आ गया इंफिनिटिव 1.75, 0.67, 0.62, 0.6. ठीक है, तो ये हुआ हमारा एपीसी. अब इसके फीचर्स देखिए एपीसी के. पॉइंट्स एपीसी के लिए,
Important points about APC. First is APC is more than 1. APC 1 से ऊपर तभी होगा, इंफिनिटिव मतलब 1 से ऊपर है, वो तभी होगा जबकि कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम कम होगा। APC 1 तब आएगा जबकि इनकम और कंजम्पशन इक्वल होगी, यानी कि इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल होती है। APC is less than 1, APC 1 से कम तब होगा जबकि इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगा। और APC इनकम के बढ़ने के साथ साथ में क्या करता है, गिरता है, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है जब इनकम बढ़ती है तो हम इनकम को अपनी सेव भी करें, सब कुछ हम कंजम्पशन नहीं करते हैं। एंड APC कैन नेवर बी जीरो, APC कभी भी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अभी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं आएगी। जब तक न्यूमरेटर जीरो नहीं आएगा तब तक आपकी वैल्यू कोई भी जीरो नहीं आएगी। तो APC कभी भी जीरो नहीं आता है, जब जीरो नहीं आता तो नेगेटिव तो कहां से आएगा। ठीक, तो ये हुए हमारे APC के फीचर्स, जो कि हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट करके उसको डिपिक्ट करें। नेक्स्ट इज MPC. MPC depicts that with the change in income, how much there is change in consumption. That is delta C upon delta Y. इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, वो क्या कहलाता है, MPC। ठीक है, अब देखिए जब इनकम चेंज हो रही है, यहाँ पर पहले वाले तो आएगी नहीं, कि इससे पहले वाला चेंज हमें पता नहीं, चेंज के लिए हमें डिफरेंस चाहिए होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर 0 लेवल पर आएगा ये, सेकंड पर आइए, इनकम कंजम्पशन में कितना चेंज है, 100 माइनस 50, कितना है ये 50, अपॉन इनकम में कितना चेंज है, 100 माइनस 0 100, सो इट इज 0.5। फिर आगे देखिए कंजम्पशन में कितना चेंज है 50, इनकम में कितना चेंज है 100, इट इज 0.5। फिर कितना चेंज है 50 100 0.5। तो ये सभी लेवल पर 0.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनकम और कंजम्पशन को बिल्कुल सेम रेट पर बढ़ाया है, इसीलिए ये इक्वल आ रहा है। अगर कुछ अलग अलग रेट पर होगा तो अलग अलग आएगा। तो ये हुई हमारी MPC। अब जरा इसके फीचर्स देखिए। एट वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनकम के बढ़ने से हमने कंजम्पशन में अंतर ना लाए हो तो 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये भी हो सकता है जितना इनकम में चेंज आया है उतना कंजम्पशन में भी चेंज आए तो आएगी 1, लेकिन ये 1 से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मेरी इनकम 5,000 से बढ़ी, मैंने कंजम्पशन में अंतर में 8,000 से ले, ऐसा कभी नहीं होता। समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा, जो करेगा वो अपने आप को कर्जों में डुबो देगा। APC MPC नो, ये क्या हुआ हमारा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y MPC। तो वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। जो MPC होता है पुअर पर्संस का या पुअर पीपल का या पुअर कंट्रीज का, वो रिच कंट्रीज से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? मान लीजिए एक इंडिविजुअल के पास में बिल्कुल कुछ भी नहीं है खाने के लिए, घर उसका ऐसे वैसे बना हुआ है, और अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा, अपना घर बनाएगा ना, घर में खाने की चीजें लेकर के आएगा, अपना घर बनाएगा। और जो एक रिच पर्सन होगा वो तो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, अगर वो कमाना शुरू भी करता है तो क्या होगा उस स्थिति में, वो ज्यादा खर्च नहीं करेगा अपने घर के ऊपर, क्योंकि उसका घर तो पहले से बना हुआ है। तो यानी कि जो पुअर पर्सन है वो ज्यादा खर्चा कर रहा है ना अपने इनकम बढ़ने पर। तो MPC जो है यानी कि इनकम के चेंज होने पर जो कंजम्पशन में चेंज आता है वो रिच कंट्रीज में ज्यादा होता है और पुअर कंट्रीज में कम होता है, क्योंकि जो पुअर पर्सन होता है उसको सबसे पहले अपनी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करना पड़ता है, इसीलिए जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन में चेंज ज्यादा लेकर के आते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा APC और MPC with its features. Now over here the next one concept is aggregate supply. Aggregate demand का पार्ट पूरा हुआ, अब aggregate supply. Aggregate supply means total amount of goods and services that is being produced in an economy during an accounting year is known as aggregate supply. एक साल के अंतर्गत कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई जो यहाँ पे हमने पढ़ा है उसके हम दो कंपोनेंट देते हैं, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस F। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोज इकोनॉमी मानी है और हम ये भी मान के चलते हैं जितना भी सामान प्रोड्यूस हुआ वो या तो कंज्यूम हुआ या फिर वो सामान सेव हुआ, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई को हम मानते हैं कंजम्पशन प्लस सप्लाई। समझ में आई बात?
एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये सभी नोट करते जाइए, आपको ये सब अभी फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब बच्चों देखो, हमने जो ये सी है ना, ये सी वही है जो हमने भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था। अब जो ये एस है, ये एस को भी हम पूरी डिटेल स्टडी करनी है इसकी, जिसको कि हम नाम देंगे सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव, एक ही बात होती है, सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एस की हम डिटेल स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी सेविंग किस पे डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। जब कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करती है, सेविंग तो डिपेंड करेगी इनकम के ऊपर, है ना। तो अगर हम इनकम है तो कहाँ से सेव करेंगे, और इनकम अगर बिल्कुल जीरो है तो हम अपने जो पहले से बचा के रखा हुआ है उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम ड्रॉ करेंगे वाई सी और एस, वही शेड्यूल लेंगे हम सेम। जो सेविंग क्या होती है, सेविंग इनकम का वो पोर्शन होती है जो कि हमने कंज्यूम नहीं किया, वो क्या कहलाती है, सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड। अब देखिए कैसा है कि सेविंग, 0 माइनस 50 माइनस 50, 100 माइनस 100 0, 50 100 150 और 200, ये क्या है, दिस इज नोन एज सेविंग, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारी सेविंग्स। अब जो ये सेविंग फंक्शन है और प्रोपेंसिटी टू सेव है, इसके लिए आगे दो पार्ट है, एपीएस और एमपीएस, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला होगा एस अपॉन वाई, यानी कितनी इनकम पर मेरी कितनी सेविंग्स है, और एमपीएस का फॉर्मूला होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सॉल्व करेंगे इसको हम, एपीएस एस अपॉन वाई माइनस 50 अपॉन 0, दैट विल कम आउट एज इंफिनिटिव, देन 0 माइनस माइनस 50 कितना आ जाएगा, 50, 50 अपॉन 100 माइनस 0 100, इट इज 0.5, ठीक है। 0 माइनस माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 अपॉन 100, 50 माइनस 0 50, 100 200 माइनस 100 100, 0.5, 50 अपॉन 100 0.5, 0.5, तो ये क्या होगा एपीएस, ऐसा यहाँ पे भी कांस्टेंट, सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस तो मैंने एमपीएस निकाल दिया, दिस इज एमपीएस आई हैव कैलकुलेटेड, ओके, बाय मिस्टेक, बिकॉज़ दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि जहाँ पे हमारी इनकम के चेंज होने पे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या आ रहा है, एमपीएस। बाकी निकाल देंगे हम एपीएस, एपीएस यानी कि सेविंग अपॉन इनकम, माइनस 50 अपॉन 0 0, ये तो यहाँ पे ये आ जाएगा, दिस इज इंफिनिटिव, 0 अपॉन 100 0, यहाँ पे 0 आएगा, 50 अपॉन 200 0.25, 100 upon 300 0.3, 150 upon 40, 5 threes are 15, 5 tens are 40, 3 upon 8, 0.37 और 2 upon 5 0.4, तो ये देखिए क्या है एपीएस। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग जरा।